Hello and warm welcome to this lecture series. I, Dr. Narendra Singh, going to deliver a lecture on a very important topic, Barron's views on underdevelopment. This lecture is specially designed for the students of MA or those who are preparing for UGC NET examination and those who are UPSC aspirants. Let's begin the topic. Paul Barron is of the view that capitalism, due to its inherent characteristics, exploits the third world countries. It is in the interest of the capital world to keep the backward world as an indispensable hinterland. पॉल बैरन ये कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है उसकी ये करेक्टरिस्टिक है कि वो क्या करता है, जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं उसको एक्सप्लॉइट करता है। ये सदा से होता रहा है, कॉलोनियल पीरियड से हुआ है। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, प्रोडक्शन प्रोसेस तेज़ हुआ, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, फ्यूडलिस्टिक से कैपिटलिस्टिक सिस्टम ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन हुआ, तो जो यूरोप के देश थे वो रॉ मटेरियल की तलाश में एशिया के देशों की तरफ मूव किए या अफ्रीका के देशों की तरफ मूव किए। ये हिस्ट्री हम सब जानते ही हैं। जैसे इंडिया का जो सी रूट है वो बड़ा वास्को डी गामा कहते हैं, उसने बड़ा खोजा, तो वो बड़ा एक बिल्कुल ही एक पैराडाइम शिफ्ट था, एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो एक चेंज था इंडियन हिस्ट्री में, एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री का। क्योंकि उस रूट के थ्रू जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में आए और यहाँ पे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़, अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की और यहाँ का जो रॉ मटेरियल था उसको उन्होंने लूटना शुरू कर दिया और फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट बनाए उस रॉ मटेरियल से, और अपने देश में तो सस्ते में बेचा, लेकिन हमारे देश में जहाँ से रॉ मटेरियल लिया उन्हीं को ही महंगे दाम में बेचना शुरू कर दिया और यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहाँ की जो आर्टिज़ान क्लास थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पुराने ऑक्यूपेशन जो थे, जो वीविंग क्लास थी वो बिल्कुल बर्बाद हो गई और भी वो सारी जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज़ थी, इंडिजिनस थी, वो सारी की सारी बर्बाद होती चली गई और जो ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो फ्लरिश होती चली गई और वही हिंदुस्तान की गुलामी का सबसे बड़ा कारण भी बना। और यही कहानी लगभग सारे उन देशों की है जहाँ पे यूरोप की पावर्स गई और उन्होंने वहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई। तो ये एक जो एक्सप्लॉयटेटिव जो ट्रेंड चल पड़ा, एक्सप्लॉयटेशन, द एरा ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑप्रेशन, it was a very a very painful story of humankind। और वो एक सिर्फ इकोनॉमिक ऑप्रेशन ही नहीं था, वो सोशल ऑप्रेशन भी था, कल्चरल ऑप्रेशन भी था, कल्चरल कॉलोनियलिज्म भी था, जिसने वहाँ के लोगों की जहनीत को भी असर डाला। और इस तरह से वहाँ पे उस कैपिटलिज्म ने एक लंबे ऐसे लोगों के दिमाग के ऊपर, दिलों के ऊपर एक ऐसी उसका इम्प्रिंट बन गया, एक छाप पड़ गई कि आज भी वो हमें देखने को मिलती है। और जब समय बदला और वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई और मतलब आज़ादी के मूवमेंट चलाया, तो अल्टीमेटली फॉरेन पावर्स को वहाँ से जाना ही पड़ गया। वो चले तो गए लेकिन उनकी जो रॉ मटेरियल वाली जो सोर्सेज थे वो कैसे अपने हाथों से जाने दे सकते थे, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियों को आज भी तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो कैपिटलिज्म एक नए रूप में आया और उस नए रूप में आके आज भी जो है उन गरीब देशों से रॉ मटेरियल को लेता है और वहाँ फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं इन देशों में। ठीक है, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल वर्ल्ड, इसलिए ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के इंटरेस्ट में है कि वो इन देशों को, बैकवर्ड देशों को बैकवर्ड ही रहने दे, ताकि वो टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट रहें ये डेवलप्ड नेशंस के ऊपर और हमेशा मांगते रहें उनसे। ठीक है, वो अपने पैरों पे खड़े ना हों। These less developed countries were the source of raw material and extracting economic surplus for the rich countries. Most of the colonizers, according to Barron, we rapidly determined to extract the largest possible gains from the host countries and to take their loot home. Likewise, the per capita income, which is in paucity as compared to rich countries, is a result of capitalist development in West. इसलिए जो पर कैपिटा इनकम है जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस की, वो फर्स्ट वर्ल्ड नेशन के मुकाबले बहुत ही कम है। माने कि जहाँ के लोगों की जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है थर्ड वर्ल्ड नेशंस की, वो फर्स्ट वर्ल्ड नेशन के मुकाबले बहुत ही कम है। जैसे हम देखते हैं कि $1 आपको 50 रुपये का इंडियन या 60 रुपये का है ना,
तो यूरो 70 रुपये का, 80 रुपये का, तो वेरी करता रहता है जो भी है ना। तो वो क्या है, इट मीन्स कि वो बताता है कि उनका रुपये जो है या उनकी जो करेंसी है वो कितनी स्ट्रांग है और हमारी करेंसी उसके मुकाबले में कितनी वीक है। This economic standoff could be got rid of through socialist economic system. Barron was a promoter of the Marxist approach to economic planning. ये जो सोशलिस्ट थे, कहने लगे बैरन भी जो था वो सोशलिस्ट था, और तो उसका ये कहना था कि ये जो प्रॉब्लम है, जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, इसको तभी ख़त्म किया जा सकता है जब उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की जगह सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए। क्योंकि उसका ये मानना था कि हम जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं उनका जो इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए वो मार्क्सिस्ट अप्रोच पे डिपेंड होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना है शुरुआत में, उसमें हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला मॉडल रखा, उसमें हमने सोशलिस्ट वाला मॉडल भी अडॉप्ट किया। हमारी 5 ईयर प्लान्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने वैसे भी रशिया से लिया था, बोरो किया था। और ये जो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकॉनमी था वो डिपेंड करता था किसके ऊपर, वो प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल पे टिका हुआ था, जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ प्रोडक्शन करना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। जैसे मार्क्स बोलता है ना कि देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विच इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन इन द सोसाइटी। सो गवर्नमेंट एंड द स्टेट शुड मेक कंसर्न अबाउट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या हो सके, ख़त्म हो सके। He believed that the existing class structure of the third world countries has also been responsible for their dependent situation. दूसरी बात बैरन ये कहता है कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इसमें क्लास स्ट्रक्चर बहुत हद तक जिम्मेदार है इनकी आज की स्थिति के लिए, क्योंकि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इसमें जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है वो बड़ा ही वाइड है, बड़ा ही क्या है, अनइवन है। कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। ये जो अनइवन मॉडल ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ये बहुत हद तक जिम्मेदार है। ठीक है, द सरप्लस ऑफ सच कंट्रीज वॉज लार्जली बेस्टेड फर्स्ट बाय लुम्पन बुर्जुआ विच इंक्लूडेड मनी लैंडर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स एंड अदर्स हु आर कंसीडर्ड टू बी नॉन प्रोडक्टिव एंड पैरासिटिक, and secondly by the domestic industrial producers who were monopolistic and believed in discouraging competition. ये जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं इसमें क्या है कि बहुत सा एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो काम कोई नहीं करता लेकिन एंजॉय सारे करता है। जैसे आप देखिए कि प्रोडक्शन करने वाला जो है, जो मेहनत करने वाला लेबरर है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, और जो बीच में मिडिल मैन बना हुआ है वो सारा इसका सारा बेनिफिट ले जाता है। तो फिर जो प्रोडक्शन करने वाला है वो तो डिप्राइव्ड ही रहेगा, वो तो मार्जिनलाइज्ड ही रहेगा, उसकी पोजीशन तो कभी भी सुधर नहीं सकती है। जैसे मान लीजिए एक किसान की अगर हम बात करें, एक किसान अपने खेत में हल जोतता है, मेहनत करता है, बीज लगाता है, खाद डालता है, पूरा साल वेट करता है, फिर उसको ये भी टेंशन है कि कहीं बारिश ना पड़ जाए और जहाँ बेमौसम की बारिश ना, ओले ना आ जाएं जिससे फसल ख़राब हो जाए। तो एनी हाउ जब उसके पास फसल आती है फिर वो मंडी में बेचने जाता है, तो मान लीजिए वहाँ पे उसने कोई सब्ज़ी लगाई, तो उसकी सब्ज़ी जो है या उसका जो अनाज है वो उसको 18 रुपये किलो पे बिक गया। ठीक है, लेकिन वही दाम, वही अनाज किसी एक कॉन्ट्रैक्टर ने इकट्ठा करके अपने गोदाम में डाल दिया और 6 महीने के बाद, साल के बाद वही जो है 30 रुपये किलो में बेच दिया। तो आप सोचिए वो 12 रुपये मुनाफा कमा गया बिना कुछ किए हुए। सिर्फ उसने क्या किया, एक स्टोरेज वाले कैपेसिटी डेवलप की और उसमें रख दिया बिना कुछ किए हुए, सिर्फ उसने उस अनाज को संभाल के रखा, उसके पास इतनी स्पेस थी, तो वो 1 किलो का 12 रुपया एक्स्ट्रा कमा गया। हालांकि जो किसान है वो बेचारा पूरा साल मेहनत करता रहा और उसमें वो इतनी सारी इनपुट डालता है, इतना उसको कुछ बचता ही नहीं है। इसी तरह से जब बाज़ार में कोई चीज़ आती है तो जो बनाने वाला होता है उसको तो कौड़ियों के दाम ही वो बेच देता है, लेकिन आगे वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, वो क्या करता है, उसको महंगे दाम में बेचता है। तो वो लुम्पन, ये जो बुर्जुआ क्लास है, ये बुर्जुआ क्लास क्या कर रही है, उन प्रोलेटेरियट्स को और ज़्यादा
प्रोलेटराइजेशन की तरफ लेके जा रही हैं। अगर हम पुराने इंडियन सेटअप की बात करें तो उसमें मनी लेंडर क्लास थी। तो मनी लेंडर क्लास क्या करती थी, लोगों को ब्याज पे पैसा देती थी और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनसे चार्ज करती थी, 500% इंटरेस्ट रेट लगाती थी। तो वो किस चीज़ का पैसा कमाते थे कि उनके पास ऑलरेडी इतना कैपिटल होता था कि वो किसी को कर्जे पे दे देते थे और दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। तो बस इसी चीज़ को वो एंजॉय करते। अगर कोई उनका कर्जा नहीं दे पाता था तो उनकी ज़मीन हथियार लेते थे और महंगे दाम में बेच देते थे। इसी तरह से अगर हम रियल एस्टेट एजेंट्स की अगर हम बात करें आज के दौर में, तो वो क्या कर रहे हैं कि ये सब क्या है, नॉन प्रोडक्टिव और पैरासिटिक लोग हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं और दूसरे का खून पीते रहते हैं, जो छोटे वर्कर्स हैं या मिडिल क्लास वाले लोग हैं, और उनकी जो मोनोपोली है वो मेंटेन रहती है। और ऐसे लोग नहीं चाहते कि बाकी वाले लोग उनके साथ कंपटीशन में आए, क्योंकि वो फ्री मार्केट इकॉनमी वाला कॉन्सेप्ट जहाँ आप कह कि इक्वल सबको मौका मिलना चाहिए कि वो भी compete करें उनके बराबर, वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। वो चाहेंगे कि ये जो लोग हैं, बाकी वाले जो लोग हैं, वो उन्हीं पे डिपेंड रहें हमेशा। ये सब चीज़ें जो हैं इन देशों में अंडर डेवलपमेंट का बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। वारन ये कहते हैं कि ही इज़ इनकम्प्लीटली सोशलिस्टिक इन हिज व्यू एंड कंसीडर द present pattern of development to be capitalist, which is certainly exploitative. He wishes a society which is free from exploitation that could be possible in socialist economy. Barron's obsession for the socialist model, Soviet model of economic development, forces one to consider him to be as a utopian as Marx and Gandhi, whose approaches have been possible to contemplate but impossible to implement. बैरन जो है वो क्योंकि सोशलिस्ट है, वो कहता है कि भारत में या इन देशों में कौन सा मॉडल लगना चाहिए, सोवियत वाला मॉडल लगना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि गांधी, इसका जो सोच है बड़ी आइडियलिस्टिक सोच है, वो मार्क्स की तरह और गांधी की तरह सोचता है, जो सोच तो बंदा सकता है लेकिन कर नहीं सकता है। तो ये सब